अब तक हमने किया था लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एन इज इक्वल टू एन नोट ई माइनस लैम्डा इंटू टी। ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी था, और जो मेरे लैम्डा हमारे पास था वो क्या था, डीके कांस्टेंट। ठीक है, और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने अब तक प्रूफ किया था। अब हमने इसको डिफाइन करना है लैम्डा को, जो कि हमारे पास था डिसइंटीग्रेशन या डीके कांस्टेंट। ठीक है, तो डीके कांस्टेंट इनवर्स होता है, इनवर्स ऑफ द टाइम। डीके कांस्टेंट को डिफाइन करना है, सो इट इज़ द इनवर्स ऑफ टाइम, जिसके एंड पे, ठीक है, जब एक टाइम ख़त्म हो जाएगा तो जो नंबर ऑफ एटम बचेंगे, लेफ्ट बचेंगे बिना डिसइंटीग्रेट हुए, वो रहेंगे एन नॉट बटे में ई। इसकी डेफिनेशन ये वाली है, डीके कांस्टेंट इज़ द इनवर्स ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम का इन्वर्स है। इस टाइम के एंड पे जितने नंबर ऑफ एटम बचेंगे बिना डिसइंटीग्रेट हुए, वो कितने रहेंगे, एन नॉट बटे में ई। हमने इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास लैम्डा क्या है, 1/t। इस इक्वेशन को उठा लेते हैं, हम पहले प्रूफ की थी, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा, और ये क्या था, टी। अब ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, सो एन नॉट ई, और ये माइनस लैम्डा की वैल्यू 1/t इंटू टी। टी से टी कट गया, क्या बचा, एन नॉट की पावर -1, और ये हो गया हमारे पास एन नॉट बटे में ई। सो एन इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन ई। ये क्या इसकी डेफिनेशन है। सो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द टाइम या इनवर्स ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द नंबर ऑफ एटम remain undecay is equal to नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली अपॉन ई नोट। ठीक है ना, ये पहला हो गया। अगला टॉपिक है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हाफ लाइफ मतलब एक टाइम है जिसके एंड पे जो नंबर ऑफ एटम बचेंगे हमारे पास बिना डिके हुए, वो शुरुआत के बचेंगे हाफ। शुरुआत में हम लोग इतना लेके चल रहे थे नॉट, उसके हाफ बच जाएंगे। जिस टाइम के एंड पे उसको क्या बोलेंगे, उस रेडियो एक्टिव के एलिमेंट्स के हाफ लाइफ। तो टी हमारे पास कितना हो जाएगा, टी, इसको बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ। तो एन हमारे पास कितना हो जाएगा, एन नॉट बटे में टी। फिर दोबारा इस इक्वेशन को लेंगे हम लोग, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी। टी हमारे पास क्या हाफ लाइफ है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, एन नॉट ई माइनस लैम्डा, और ये टी, और ये क्या है हमारे पास हाफ लाइफ। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है, और एन हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, एन नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई लैम्डा, और ये टी 1/2। एन नोट से कट गया, क्या है हमारे पास, हाफ इज इक्वल टू ई माइनस लैम्डा टी, और ये 1/2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी 1/2। ये यहाँ 1/2 था, इसको यहाँ ले गए, अपोन में आया तो ये प्लस का साइन हो गया। अब दोनों तरफ हम क्या लेते हैं, लॉग, टेकिंग लॉग एक्सपोनेंशियल वाला बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लॉग्स को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास हो गया लॉग एक्सपोनेंशियल 2 इज इक्वल टू लॉग एक्सपोनेंशियल ई लैम्डा टी 1/2। ये जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेते हैं ये आगे आ जाता है, तो हमारे पास ये हो जाएगा लैम्डा टी 1/2 लॉग एक्सपोनेंशियल ई, और ये हमारे पास हो गया लॉग एक्सपोनेंशियल 2। ठीक है, अब लॉग एक्सपोनेंशियल ई और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1, लॉग ई और ई इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारे पास ये हो गया लैम्डा टी 1/2, और ये वैल्यू यहाँ रखी है हमने लॉग एक्सपोनेंशियल 2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास है लॉग एक्सपोनेंशियल, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको नेचुरल लॉग में चेंज करना पड़ेगा। सो लैम्डा टी 1/2 जब नेचुरल लॉग में चेंज करते हैं तो हमारे पास आ गया जाता है 2.3026।
इंटू लॉग, अब आ गया हमारे पास ये नेचुरल लॉग, इंटू 2, ठीक है ना। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है वो रख लेंगे। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 0.6931। सो t जो हाफ लाइफ था हमारे पास इज इक्वल टू 0.6931 और बटे में कितना लैम्डा। ये हमारे पास हाफ लाइफ का डेफिनेशन है ना। अब एक्टिविटी, इसकी यूनिट्स क्या रखेंगे एक्टिविटी की, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, पहले एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी होती है कि एक सेकंड में कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स टूट रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिविटी या सिंपल एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स इज मेजर्ड एट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोर्स। एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी। इसकी कुछ यूनिट्स है, पहले हमारे पास आता है क्यूरी, CI। इसमें ये है कि एक सेकंड में 3.7 इंटू 10⁻10 एटम्स डिसइंटीग्रेट होंगे या डिके होंगे। तो वो जो हमारे पास क्या कहलाएगी, 1 क्यूरी, मतलब 1 क्यूरी इज इक्वल टू इतने नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होंगे, डिके होंगे, कितने टाइम में, पर सेकेंड में, वो क्या रहेगी 1 क्यूरी। और इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, 1 मिली क्यूरी, तो हमारे पास मिलीमोल 10⁻³ तो 3.7 इंटू 10⁻10, यहाँ क्या लगा, मिली लगाया था ना, तो मिली मतलब 10⁻³ डिके पर सेकेंड। ये हो गया 3.7 इंटू 10⁻10⁻3 7 डिके पर सेकेंड। अगली हमारे पास बिक्यूरल, बी और बेस में क्यू। इसमें यह है कि एक डिके पर सेकेंड हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 बिक्यूरल। सो 1 बिक्यूरल इज इक्वल टू 1 डिके पर सेकेंड, मतलब एक रेडियो एक्टिव एटम एक सेकेंड टूटेगा, तो उसको किस में नापेंगे, 1 बिक्यूरल में। इसमें क्या था 3.7 10⁻10 डिके होंगे एक सेकेंड में, तो उस क्या कहेंगे उसको, 1 क्यूरी। एंड थर्ड वन इज रुदरफोर्ड, इसमें यह है कि 1 रुदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁶ डिके। इतने टूटेंगे कितने में, एक सेकेंड में, तो हमारे पास यूनिट क्या बन जाएगी, 1 रुदरफोर्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं जिनका मास नंबर 230 से ज़्यादा हो तो अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल हो जाने के बाद क्या करते हैं, टूटते हैं ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन एक फिनोमेना है जिसमें हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाते हैं इनटू लाइटर न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट टूटने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका मास थोड़ा सा कम हो जाता है, किससे कंपैरिजन में, जो रिएक्टेंट थे, जो पहला था ना, वो जब टूटेगा इसका मास नंबर ज़्यादा था, ये टूट गया, टूटने के बाद छोटे छोटे न्यूक्लियस बना लिए, अब इनका जो मास है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और मास किस में चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, किस में बदल गया, एनर्जी में, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, यूरेनियम 235 और 92, इसको हिट किया न्यूट्रॉन से, ठीक है। जब ये टूटेगा, टूटने के बाद दो फिजन फ्रैगनेंट्स निकालेगा, कंपोनेंट्स निकालेगा या लाइटर न्यूक्लियर निकालेगा। पहला तो निकलता है इसमें से बेरिलियम 141, इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर है इसका 56, प्लस दूसरा निकलता है क्रिप्टन, इसका मास नंबर 92 और 36 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड एनर्जी जो होती है वो कितनी रहेगी, वो डिपेंड करेगा इसके मास डिफेक्ट के ऊपर। मास क्या रहेगा, यहाँ जितना मास कम हुआ था वही, और इसमें जो मास डिफेक्ट होता है हमारे पास वो निकल के आता है
2153 AMU। इसको चेंज कर 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो निकल के आएगी हमारे पास 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, एक तो एनर्जी और कुछ काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूजन फ्रेगमेंट्स और गामा रेज। ठीक है, और प्रोसेस काफ़ी तेज होता है, इसमें टाइम लगता है 10⁻⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही कंपाउंड निकले, और भी निकल सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इनके निकलने की वो ज़्यादा होती है। इसमें बुक्स में इसमें वो जो ग्राफ दिया हुआ है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिनका मास नंबर 92 और 141 के आसपास होता है वो ही ज़्यादा निकलते हैं। इस बुक में चेक कर लेना, ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, आगे हमारे पास आता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब होता है जुड़ना। इसमें क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, वो काफ़ी सारे जुड़ के एक हैवी न्यूक्लियस बना लेता है। इतना हैवी भी नहीं, हैवी भी अनस्टेबल होते हैं, हैवी थोड़ा सा कम, ताकि वो क्या हो जाए, अनस्टेबिलिटी गेन करने के लाइटर न्यूक्लियाई थोड़ा सा हैवी न्यूक्लियस बना लेते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। उसको प्रोसेस क्या बोलते हैं, फिनोमेना को, न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, इसमें भी जब वो कंबाइन होगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका मास कम रहेगा, और मास किसमें बदल जाएगा, एनर्जी में। किसमें, एनर्जी में। E इज इक्वल टू एम, और इस सी का स्क्वायर पढ़ा है तुम लोगों ने। एग्जाम्पल के लिए दो हमारे पास प्रोटॉन्स है, ठीक है, वो कंबाइन होके इन्होंने बना लिया एक ड्यूट्रॉन। ठीक है, और साथ में निकलेगा एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन्स इसकी एक पार्टिकल्स ही है, इसकी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन्स की सेम होती है, लेकिन इसमें चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी। ठीक, एक और एग्जांपल है, अगर हमारे पास दो ड्यूट्रॉन्स कंबाइन होते हैं और साथ में बना लेगा एक हीलियम का आइसोटॉप। ठीक है, और एक न्यूट्रॉन निकलेगा एंड साथ में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये स्टेबल हो गया, स्टेबल न्यूक्लियर स्टेबल, ये अनस्टेबल थे। एक और एग्जांपल, दो ड्यूट्रॉन्स कंबाइन होंगे और कंबाइन बना लेगा वही हमारे पास एक ट्राइटियम, ट्राइटॉन, और साथ में एक प्रोटॉन एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके से डेफिनेशंस आती है और कुछ एग्जांपल्स आते हैं, ये कर लेना, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फ्यूज़न।